तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम जो है आपका ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों में काम आ रहा है। इसके लिए हम करीब 8-9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में आगे चल रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेजर्ट क्या होता है। जहाँ पर भी एनुअल रेनफॉल एवरेज 25 सेंटीमीटर से कम होगा वो जगह जो है डेजर्ट कहलाती है। जिस जगह पे अब ऐसा नहीं है कि एक साल सूखा पड़ गया और 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो गई तो आपका जो इलाका है वो डेजर्ट में बदल गया ना। लंबे समय तक, ये लंबे समय का एवरेज है। अगर आपके यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है साल भर में तो आपका इलाका जो है वो डेजर्ट कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब डेजर्ट बनता क्यों है इसके लिए खैर अलग से कभी बात करेंगे। ये तो आपने क्राइटेरिया दे दिया कि डेजर्ट वो इलाका होगा जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होगा। अब क्यों बनता है, बारिश का पैटर्न वहाँ पर क्यों कम हो रहा है, और जो डेजर्ट है मरुस्थल है उसके कितने टाइप्स हैं। इसके अलावा सूखा ड्राउट जिसे कहते हैं ना, सूखे कितने प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए आप उत्तराखंड या यूपी पीसीएस का मेंस देने जाएंगे ना, तो उसमें एक टॉपिक है क्राइसिस मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो उसमें सूखा आता है, तो उसमें सूखे भी 10-11 प्रकार है ना। तो वो अलग चीज़ें, वो कभी बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा वो टारगेट नहीं है, हम लोग केवल डेजर्ट की बात कर रहे हैं। तो जो इलाका शुष्क होगा वो डेजर्ट में बदल सकता है, डेजर्ट हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि साल भर में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। नंबर एक बात। अब डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। हॉट डेजर्ट को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है ना। उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल। ओके, टेम्परेट डेजर्ट्स और ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, आप इसको सिर्फ ये लगेंगे कि गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। अब जैसे आप देखें ना, भारत में आपके उत्तराखंड में और हिमाचल में, उत्तराखंड में तो नहीं, हिमाचल में आप देखेंगे लाहौल स्पीति। इसके अलावा उधर आप कारगिल की तरफ को चले जाइए, द्रास की तरफ को चले जाइए, लेह लद्दाख, ये जो इलाके हैं ना हिमालय के रेन शेडो एरिया में हैं और बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है, तो ये कोल्ड डेजर्ट में बदल गए। इसके अलावा थार आपके आसपास है ही, थार का जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट। ठीक, अब हम डेजर्ट में बस उतनी बात करेंगे जितनी हमें इकोसिस्टम के लिए चाहिए। आपको पता है कि जो मरुस्थल या डेजर्ट है वो सबसे सेंसिटिव या सबसे संवेदनशील इकोसिस्टम है। संवेदनशील का मतलब समझते हो कि जरा सा भी कुछ उसको छेड़ दो तो उसका तुरंत प्रतिक्रिया करता है ना। जैसे मैंने आपको हल्का सा घूर दिया तो आप रोने लगे, है ना। और मैं कुछ कर लूँ, बहुत डांट दिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप हंस रहे हैं, हे है ना। इसका मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन अगर जरा सा तारीफ़ कर दी तो आंखों में आंसू आ गए, हल्की सी तारीफ़ कर दी तो आंखों में आंसू, जरा सा घूर दिया तो आंखों में आंसू, तो इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील। इसी तरह से जो सेंसिटिव इकोसिस्टम की अगर हम बात करें कि अगर उसमें कोई चेंज होता है उसके इंटरनल या बाहरी स्ट्रक्चर में, या उसके जैसे आप शुद्ध हिंदी में कहें उसके आंतरिक या बाहरी परिवेश में, उसके इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी कंपोनेंट में कोई चेंज होता है। मान लो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बारिश बहुत कम हो गई, या कीटों ने हमला कर दिया, है ना, या हमने उसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाल दिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको मिल गई, सूरज निकला ही नहीं है, सूरज बहुत लंबे समय तक तपता रहा, तो उसमें चेंज आ जाते हैं, वो नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं ना कि जो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है वो कौन सा है, ये बताएंगे सर। सबसे स्थायी परितंत्र या सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? हाँ ठीक है, ओशियन। समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो सबसे स्टेबल है और सबसे सेंसिटिव। इनस्टेबल नहीं कह सकते और स्थिर नहीं कह सकते, सबसे सेंसिटिव, यानी कि जरा से चेंज में भी उसको दिक्कत पैदा हो जाती है, वो है किसका? डेजर्ट का, है ना। तो मरुस्थल का जो इकोसिस्टम है वो सबसे संवेदनशील होता है। अच्छा, अब देखें, जो आप देखेंगे कि जो हॉट डेजर्ट है ना, गर्म मरुस्थल हैं, ये आपको हर महाद्वीप में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एशिया या अफ्रीका में मिलेंगे। मरुस्थल जो हैं आपको हर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, और हर कॉन्टिनेंट में हमेशा एक कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, कॉन्टिनेंट के पश्चिम में मिलते हैं। 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में, और 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में आपको ये डेजर्ट मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात? महाद्वीप समझते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, ये सब महाद्वीप तो हैं, पूरा पश्चिम जानते हैं ना। तो हॉट डेजर्ट जो आपको मिलेंगे हमेशा महाद्वीपों के पश्चिम मिलेंगे, एक बात। और किन अक्षांशों के बीच में मिलेंगे आपको? ये 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में। अच्छा, ये 0 से 15 डिग्री नॉर्थ या 0 से 15 डिग्री साउथ लैटीट्यूड के बीच में क्यों नहीं मिलते होंगे शाहीन? आप बताएं सर। इक्वेटोरियल रीजन है, आमतौर पर यहाँ पर बारिश ज़्यादा ही होती है। ठीक है,
तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के दूर जाएंगे, भूमध्य रेखा के पास आएंगे तो बारिश ज़्यादा होती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो आमतौर पर बारिश कम होती जाती है। तो जो गर्म मरुस्थल आपको मिलेंगे हमेशा महाद्वीपों के पश्चिम मिलेंगे और 15 से 35 डिग्री उत्तरी और 15 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर वनस्पति या वेजिटेशन के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ियाँ मिलती हैं, कहीं कहीं पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन जैसे आप लोग अपने आसपास देखते हो ना, आप लोग तराई में रहते हो तो ऊंचे ऊंचे पेड़ देखते हो, आपको पीपल जैसा पेड़ भी आपको मिल जाएगा, शीशम के ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे, तो उसकी उम्मीद आप डेजर्ट में ना करें। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि मिट्टी जो है आमतौर पर कम उपजाऊ होती। देखो पेड़ को, वनस्पति को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, रोशनी चाहिए और बारिश चाहिए, तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो गर्मी है, यानी कि फोटोसिंथेसिस चाहिए, और बारिश, ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी में भी जंगल उगाते हैं लेकिन बारिश होती है ना वहाँ पर, तो बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती हैं। और वनस्पतियों के नाम पर आपको यहाँ पर झाड़ियाँ मिलेंगी या कम ऊंचाई के कुछ एक पेड़ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नागफनी इसमें मिलता है, आप लोग जानते हैं, अक्सर एग्जाम में भी आता है नागफनी, यानी कि कैक्टस। कैक्टस है, खेजड़ी राजस्थान में आपको खूब मिलेगा। मेहंदी, मेहंदी का पौधा देखा कभी? जैसे अनार के पेड़ होते हैं ना, उससे भी छोटा पेड़ होता है मेहंदी का। मेहंदी, ईसबगोल, ये इस तरह की जो वनस्पतियाँ हैं आपको मिल जाएंगी। कहीं कहीं बबूल और खजूर मिल जाएगा, आप उधर चले जाओ अफ्रीका अरब में तो खजूर आपको खूब मिलेगा। तो बबूल और खजूर जो हैं वो क्या हैं? कांटेदार प्लांट्स हैं ना, इनकी पत्तियां जो हैं वो कांटों में मिल जाती है, आप लोग जानती हैं। तो बबूल खजूर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आमतौर पर नागफनी, खेड़ी, मेहंदी, ईसबगोल, इस तरह की जो वेजिटेशन आपको यहाँ मिलेंगे। घने जंगलों की आप उम्मीद ना करें, विशाल चारागाहों की आप उम्मीद ना करें, छोटी मोटी कहीं पर घास फूस मिल जाती है, इसके अलावा झाड़ियाँ ही मिलती हैं। यहाँ पर जो जंतु मिलते हैं, एनिमल या जानवर जो मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं वो रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर का मतलब समझ रहे हैं? जो रात को सक्रिय रहते हैं, दिन में सोते हैं और रात को सक्रिय रहते हैं। कुत्ता भी रात्रिचरी है ना। आमतौर पर देखोगे ना, कुत्ता दिन में सोता रहता है। जो जंगली कुत्ते होते हैं और जो घरेलू कुत्ते होते हैं वो तो एक्टिव रहते हैं, दिन रात हर समय एक्टिव ही रहते हैं। लेकिन घरेलू कुत्ते आप देखोगे आमतौर पर रात में वो सोते रहते हैं, दिन में जागते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, आपको सोने नहीं देंगे। और रात्रिचर उल्लू, चमगादड़, है ना। और क्या है? बिल्ली, लोमड़ी, ये सब रात्रिचर तो है। सांप हैं, हाँ, आज का इंसान भी रात्रिचर हो गया है। अब जैसे इन्होंने बात, तो आपको पता है कि मैंने बताया अभी कि डेजर्ट में ज़्यादातर जो है रात्रिचर जीव जंतु रहते हैं। अब रात्रिचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी को पता? रात्रिचर जैसे उल्लू, चमगादड़, है ना, कुत्ता, बिल्ली, ये रात को एक्टिव रहते हैं। और मच्छर भी तो रात को एक्टिव रहते हैं ना। अच्छा, मच्छर दिन में आराम कर देना, और दिन में तुम काम करो, रात को हम तुम्हारा खून पियेंगे। अच्छा, तो मच्छर दिन में क्यों नहीं एक्टिव रहते होंगे? वजह? दिन में ना, ऐसा कुछ नहीं है। उल्लू, अच्छा इमरान जी आप ये बताओ, उल्लू रात में क्यों एक्टिव रहता, दिन में एक्टिव क्यों नहीं रहता? दिन में सोता रहता है उल्लू, ऐसा करके। हाँ, उसके ना, उसकी जो आंखों की जो क्या कहते हैं ना, क्या कॉर्निया, पुतली, पता नहीं क्या है, साइंस वाले जानते होंगे, कि उसका आकार बड़ा होता है तो रोशनी उसकी आंख पे ज़्यादा पड़ती है, उसकी आंख पे रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो दिन की रोशनी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, है ना। अब उसकी आंख पे प्रकाश ज़्यादा पड़ता है तो रात में उसे अपने खर्च के लिए या अपने गुजारे के लिए अच्छा खासा दिखाई दे जाता। यही हिसाब जो है कुत्ते बिल्लियों का भी है, यही हिसाब शेर और जो ये भालू, तेंदुए वगैरह ना, इनका भी है। रात में इनके लिए इजी होता है। एक तो ये देखो बिल्ली, जो बिल्ली वंश है ना, बिल्ली वंश जो है ना वो शर्मीला जानवर है। सांप भी शर्मीला जानवर है। बिल्ली आपको देखती है ना, भाग जाती हैं आपको देख के, कुत्ते देख के भाग जाते हैं। आप भाग जाते हैं, नहीं भाग जाते हैं? हाँ, उनके घर के, कहते हैं ना कुत्ता घर के सामने शेर होता है। अगर कुत्ते घर के सामने खड़े हो तो वो आपको भौंकेगा, है ना, लेकिन आसपास होगा तो आपसे दूर भाग जाता है वो। सांप भी आपको देख के क्यों भागता? डरता नहीं है, शर्मीला है वो। कुदरत ने हर चीज़ को रखा, देखो सांप जो है कि आपके लिए कितना खतरनाक है, लेकिन कुदरत ने उसको शर्मीला बना दिया। वो जैसे इंसान को देखता छुप जाता है। अब वो बात है कि आपका पैर वैर उसके पर पड़ जाए, उसे लगा मुझे खतरा है तो वो हमला कर देता है ना। शेर जब भूखा होता है तो हम हमला कर देता, या फिर आदमखोर हो जाए तो आप पे हमला कर देगा। एक अभी पहाड़ में एक शराबी शेर था, शराबी बाघ था। हाँ, वो एक्चुअली कैसे हुआ शराबी बाघ, मैं बता दूं आपको कि एक खास एरिया में बाघ का हमला खूब बढ़ गया, करीब 6-7 लोग मारे गए वहाँ पर बाघ के। तो बाद में जब देखा कि जितने भी लोग मारे गए थे उन्होंने शराब पी रखी थी, जितने भी लोग मारे गए उस बाघ के हमले में सबने शराब पी रखी थी।
और जब वो बाघ पकड़ा गया, उस बाघ का पोस्टमार्टम किया गया, तो उस बाघ की आंतों में भी यानी पेट में भी शराब के अंश पाए गए। तो नतीजा ये निकला कि वो जो बाघ था वो शराब का आदी हो गया। उसने किसी एक शराबी को, कोई एक शराब पिया होगा, उसका शिकार उसने किया, तो जो शराब की महक है या जो अल्कोहल है वो उसे अच्छा लगा, ब्लड अच्छा नहीं लगा, उसे शराब अच्छा लगा। अब वो स्मेल उसको पहचान ली, उसने शराब की स्मेल उसने पहचान ली, अब वो घूम रहा। अब जो शराब जिसने पी रखी है, अब इनकी सूंघने की ताकत खूब होती है, शराबियों की नहीं, शराबियों की नहीं, शेर वगैरह की, शेर कुत्ते वगैरह की सूंघने की ताकत बहुत होती है ना। तो आसपास के दायरे में उसे जहाँ भी शराब की महक दिखाई वो उधर को चल पड़ा और गया, हाँ ये यहीं से मिल रहा है। उसे ये थोड़ी पता कि इसने शराब पी रखी है, लेकिन उसको जो खास चीज़ चाहिए उसे पता इसके अंदर है, उसने मार दिया, पकड़ लिया। तो शराबी बाघ था, समझ रहे ना। तो शराबियों को सूंघने की नहीं, बाघ वगैरह को सूंघने की ताकत जो है वो खूब होती है। ये बात कहाँ से आई? चलिए, रात्रिचर की बात कर रहे थे ना। तो आमतौर पर ये शर्मीले भी होते हैं और कुछ जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनकी वजह से रातों में ही ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इंसान दिन में एक्टिव रहता, ओके, क्योंकि दिन भर काम करता, थक जाता, फिर उसको सोना चाहिए, है ना, नहीं तो अगले दिन वो काम नहीं कर पाएगा। तो खैर कहाँ थे? तो यहाँ पर ज़्यादातर जो जीव जंतु आपको मिलेंगे रात्रिचर मिलेंगे, और लंबी टांगों वाले, जैसे जिराफ, ऊंट, इनकी टांगें लंबी होती है ना, लंबी टांगों वाले पशु आपको खूब मिलेंगे यहाँ पर जो पशु होंगे उनकी जो स्किन यानी खाल जो होगी मोटी होगी, और मूत्र जो होगा उनका वो गाढ़ा होगा। किस लिए भाई? डेजर्ट में पानी की कमी होती है। आप देखो, आपने सुबह पानी पिया, आप बैठे पड़े आराम से, तो आपको प्यास, जैसे आपने रोज़ा रख लिया, व्रत रख लिया, तो आप बहुत ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलते हैं, भाई प्यास लगने लगी। क्यों? इधर उधर जाएंगे, पसीना आएगा, ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे तो पसीना आएगा तो शरीर का पानी आपके खींचेगा, प्यास आपको लगने लगेगी। यही तो होता है ना। तो अब आपकी स्किन पतली है, स्किन आपकी पतली है तो पानी का लॉस आपका ज़्यादा होता है। लेकिन भैंस है, बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं। अच्छा, कुत्ता जो है ना, कुत्ते को पसीना आता है क्या? साइना, तुम्हारा नाम साइना? साइना, कुत्ते को पसीना आता है भाई? कुत्ते को पसीना आता है? कुत्ते को उसकी जीभ पे पसीना आता है। अब हमें पसीना क्यों आता है? अंदर भाई हम लोग जो हैं हॉट ब्लड वाले हैं ना, हम लोग हॉट ब्लड वाले हैं। हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक सा रहता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें पसीना आता है। वो इसलिए आता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बुखार आता है ना, डॉक्टर आया इसको पसीना आना जरूरी है, पसीना आएगा तभी इसका बुखार उतरेगा। तो एक वो पैरास्टामोल गोली होती है, मलेरिया बुखार अब तो खैर धीरे धीरे खत्म ही होता रहा, लेकिन अब भी मलेरिया जैसा है उस जैसा बुखार आता है, तेज बुखार आता है, ठंड लगती है ना, सिर में दर्द, बदन में दर्द, कैसी अंगड़ाइयाँ आती हैं, बड़ा मजा आता है वैसे बुखार में भी, है ना, ऐसे करके अंगड़ाइयाँ आती है ना, ऐसी अंगड़ाइयाँ, हर कसम से बड़ा मजा आता है। और मैम जून के महीने में 1 रजाई, 2 रजाई, 3 रजाई, बड़ा मजा आ रहा है ना। जून के महीने में ठंडक, जून की गर्मी में ठंडक, कुछ लोग तो दुआ करते हैं मुझे बुखार आ जाए, हाँ 1 कंबल 2 कंबल। हाँ अब सुनो बेटा, कंबलों से नहीं होता, है ना, पसीना नहीं आ रहा, तो डॉक्टर ने दी पैरास्टामोल टैबलेट आपको और कहा एक गरम दूध या चाय पिला दो। हमेशा देखना आप और आपको चढ़ा आ रहा, तो भाई इसे एक ये टैबलेट है, लेकिन तुरंत इसको चाय पिला देना। तो चाय जो है, चाय या गर्म दूध जो है वो कैटलिस्ट का काम करती है। आपने क्या गोली खाई, आपने चाय पी, आधे घंटे के अंदर ही आपकी जो रजाई कहाँ से उतरती है? पहले सिर से उतरती है, फिर यहाँ, फिर पसीना आ गया, आपका बदन जो है वो खुल गया। फिर घर वाले कहते हैं चल भाई काम पे चल, बुखार तेरा उतर गया, है ना। तो जैसे आज छुट्टी थी तो हमारी बहनें कह रही हैं अरे कहाँ जा रहे हो, कोचिंग या स्कूल? मैंने ना स्कूल की छुट्टी, कोचिंग जा रहा हूँ। अरे फिर तो अब तुम्हें कोई मजबूरी थोड़ी है टाइम से जाने की, लो ये कर दो, लो वो कर दो, लो ऐसा कर दो। उधर से मम्मी कहाँ जा रहे हो? कोचिंग, छुट्टी है स्कूल की, चलो मुझे वहाँ छोड़ो, मुझे वहाँ छोड़ो। तो इसीलिए एक मैंने मीम देखा था कि इतवार के दिन या संडे के दिन या रविवार के दिन मुझे इतवार से और लोगों को मुझसे उम्मीद होती है। मैं चाह रहा हूँ मैं बेड पे पड़ा रहा हूँ, सोता रहूँ, है ना, चाय पकौड़े आते रहे, और लोग कहते हैं ये मजदूर पड़ा कैसे आज, है ना, इस मजदूर को यहाँ पे काम पे लगाओ, वहाँ पे काम पे लगाओ। जैसे एक होता है ना, वो होती है राइस मिल होती है ना, राइस मिल, छोटा मिनी फ्लोर मिल जिसे कहते हैं इमरान जी, है ना। तो बिजली नहीं आ रही है साहब, बिजली नहीं आ रही है, तो बिजली नहीं आ रही है तो चक्की नहीं चल रही, मजदूर खाली बैठे हैं, वहाँ पे जो लेबर है खाली बैठे हैं। अब लाला जी बड़े परेशान, यार ये तो खाली बैठे हैं, चलो भाई वो बोरियाँ इधर से उधर को रखो, वो बोरियाँ जो है ना कटी फटी पड़ी है उसमें पैमन लगाओ, पैसे समझते हैं ना, पैमन लगाओ, मजदूर से काम ले रहा वो, है ना, उसे, और जैसे भी ले आई छोड़ो, चलो शुरू हो जाओ। तो ऐसे ही घर में हम मजदूर हैं, एक हफ्ते में 1 दिन रुक जाते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, चलो कोचिंग ही चलो, ठीक है। कहाँ थे भाई? तो हाँ, तो बेटे चलो खैर थोड़ा गप ज़्यादा हो गई। तो मोटी स्किन वाले, हाँ कुत्ते की बात कर रहे थे, कुत्ते को जो पसीना आता है वो जीभ पे आता है। अब देखो कुत्ते की जो स्किन होती है ना वो बहुत ही मोटी होती है, तो पसीना नहीं आता। अब जैसे ही गर्मी होती है, अच्छा कुत्ता भी जो हॉट ब्लड वाला है
उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी हमेशा एक से रहता है। कभी देखा है कि सर्दियों के दिनों में कुत्ता जो है वो बिल खोद के अंदर घुस गया हो? लेकिन गर्मियों में जरूर देखा होगा कुत्ते मिट्टी खोदते हैं, ध्यान दिया? गर्मियों के दिनों में कुत्ते मिट्टी खोदते हैं, उसमें जाके बैठते हैं थोड़े ठंडक की तलाश में। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उन्हें, पानी में जाके पड़ जाएंगे, है ना, पंखे के नीचे बैठे रहेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? खैर, तो अब उनको जो पसीना आता है वो जीभ में आता है लार के रूप में, और मुंह खोल के ऐसे, इधर को नहीं देखूंगा मैं, ऐसे करके देख लेता हूँ, कहता ना ऐसे करता है ना कुत्ता, गर्मी में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी वो ऐसे करता। तो मुंह खोलेगा, जीभ खोलेगा, वहाँ से लार के रूप में पसीना आता है, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और सर्दी में बहुत ठंड लगती है ना, कुदरत ने उसे शरीर पर बाल दिए हैं, तो वैसे बिल्कुल अपनी बॉडी को सिकोड़ करके बैठ जाता है। खैर, तो कुत्ते की बात कहाँ से आई? पसीने से आई, यहाँ से बात आई ना। तो इनकी जो त्वचा जो होती है वो मोटी होती है, ताकि इनके शरीर से पानी का लॉस जो है वो कम से कम हो। अच्छा, मूत्र जो है गाढ़ा होता है, पतला मूत्र यानी कि ज़्यादा पानी जा रहा है ना। गाढ़ा मूत्र का मतलब क्या है? पानी मूत्र में कम जा रहा है, तो शरीर से आपके पानी कम निकल रहा है। ठीक है साहब? अच्छा, वैसे ही डेजर्ट में जो जानवर होते हैं, तो कहते हैं ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, है ना। तो इसके जो तलवे होते हैं ना, तलवे, खुर कह लो, या पंजे जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, गद्देदार होते हैं। तो जैसे ही रेत पे पड़ते हैं ना, जैसे हम लोग जब रेत में चलेंगे ना तो हमारी तलवे जो सख्त हैं, तो हम रेत में धंसते जाएंगे, इसलिए रेत में चलने में परेशानी होती है। जहाँ चल के तो देखो दलदल में, या धान का ढेर लगा हुआ, धान के बीज का ढेर लगा हुआ अनाज का, तो चल ही नहीं पाते हो। तो हम क्या करते हैं? फट्टे रखते हैं उसके ऊपर, ताकि आसानी से चल जाएँ। तो अब इनके जो पैर होते हैं ना वो गूदेदार होते हैं, गद्देदार या गूदेदार होते हैं, तो रेत में धंसते नहीं हैं, इसलिए आसानी से चलते हैं। ठीक है ना। हाथी को चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, तो यहीं पर आपको, यहाँ पर आपको क्या मिला? मोटी त्वचा वाले मिलेंगे। और ये जो डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है बहुत ही सेंसिटिव या अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, रेगिस्तानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ आपको चमगोदड़ नहीं, यहाँ पर आपको चमगादड़ मिलेगा, चौसिंगा हिरन मिलेगा, सारस मिलेगा, ब्लैक बक मिलेगा, स्टड मिलेगा। कौन? तो ब्लैक बक है, और इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहते हैं हुदहुद, ये आपको यहाँ पर देखने को खूब मिलेगी। अच्छा, जैसे थार के डेजर्ट के पास ही ना गुजरात में कच्छ का रण, कच्छ का रण का मतलब समझते हैं? दलदली ज़मीन। तो कच्छ के रण में आपको जो फ्लेमिंगो पक्षी होता है ना, इसमें छोटा फ्लेमिंगो, बड़ा फ्लेमिंगो, इसका अकेला ज्ञात प्रजनन स्थल है। ये प्रजनन स्थल समझते हैं? जहाँ पर वो अंडे या बच्चे देते हैं ना। तो दुनिया में फ्लेमिंगो का जो प्रजनन स्थल है, हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है। जिनकी जानकारी है, तो जो फ्लेमिंगो का जो अकेला ज्ञात प्रजनन स्थल है वो केवल कच्छ का रण है। तो एक्चुअली कच्छ का रण जो है ना, डेजर्ट तो नहीं है, लेकिन डेजर्ट और इधर ओशियन जो है उसके बीच में ये ट्रांजिशनल एरिया है, संक्रमण क्षेत्र है। कच्छ के रण में आपको जो है कि बत्तख भी खूब मिलेंगी, हंस और सारस भी आपको खूब मिलेंगे। इसके अलावा जैसे ना कच्छ का ग्रेट रण और कच्छ का लिटिल रण है ना, कच्छ का छोटा रण। तो जो कच्छ का छोटा रण है वहाँ पर इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, जो जंगली गधा है ना, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? लिटिल रण या कच्छ के छोटे रण में। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे ना लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति जो है ये कोल्ड डेजर्ट है। लेह लद्दाख कहाँ पर है ना? पुराने जम्मू कश्मीर में, है ना। अब तो लेह लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, कारगिल, ये सारे के सारे जो हैं हिमालय के रेंज शेडो एरिया में हैं, और ये ठंडे मरुस्थल हैं। यहाँ पर चिरू, याक और भूरा भालू आपको खूब मिलेंगे। चिरू, सवाल भी आया था ना कि चिरू जो पशु है, चिरू और याक पशु कहाँ मिलते हैं? तो चिरू, याक और भूरा भालू जो आपको मिलेंगे यहाँ के कोल्ड डेजर्ट में मिलेंगे। इसके अलावा SLEO लिखा है मैंने, इसका मतलब है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड भी आपको यहाँ पर खूब मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं सवाना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम या सवाना, इसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।